हेलो, दिस इज मयंक त्रिवेदी और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है, जिसका वेटेज नीट एग्ज़ाम में, जेई एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा होता है और जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आते हैं। एक तो आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल गलत होने के कोई भी चांसेस नहीं होती। इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है जिसका नाम है एटम। ये भी बहुत आसान सा चैप्टर है, इसके बेसिक्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें आपको इसमें और पढ़नी है जिससे आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से तैयार हो जाए। उसके बाद है न्यूक्ली। ये 3 चैप्टर मिला के आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये इतने ज़्यादा सरल चैप्टर होते हैं और इसके साथ साथ ये इतना ज़्यादा वेटेज ले रहे हैं किसी भी एग्जाम में। तो इसका मतलब क्या है कि इन जितने भी चैप्टर्स हैं इनको अगर हम लोग तैयार कर लें, ठीक है, और जो तैयार करना हम आसान है तो हम लोग आसानी से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो इन सारे चैप्टर में से सबसे पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, और आई विल ट्राई टू कंप्लीट द होल चैप्टर इन वन शॉट, बट sometimes there must be issue regarding some of the topics which are so large, so sometimes it can take more than hour. So I will not exceed the lecture more than 45 minutes because after 45 minutes you must be bored or you will not going to focus on that. So I will try to make the good and well explanatory video for you from which you can learn very easily this chapter. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर रेडिएशन का। अब हम लोग जानते हैं डुअल मतलब क्या होता है, दो तरीके की नेचर इसके रेडिएशन के, ठीक है। रेडिएशन में लाइट आती है तो लाइट के 2 तरीके के नेचर, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस कुछ चैप्टर्स में पढ़ा होगा, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में हमने लाइट को 2 फॉर्म में देखा। एक तो रे की फॉर्म में देखा, ठीक है, जहां पे वो कुछ पार्टिकल नेचर दिखा रही थी, और जो वेव ऑप्टिक्स पढ़ी उसमें हम लोगों ने देखा जो लाइट है वो एक वेव की तरह भी काम कर रही थी, ठीक है। अब कब लाइट रे की तरह, पार्टिकल की तरह काम करेगी और कब लाइट वेव की तरह काम करेगी, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ जो है वो है लैम्डा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करते टाइम हम लोगों ने इसको क्या किया, इसको रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करी किसी मिरर के थ्रू। अब हमने देखा जो मिरर का डायमेंशन है, मिरर की साइज है, वो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, मतलब d इज वेरी वेरी लार्ज देन लैम्डा। तब इस केस में जो हम लोग स्टडी करते हैं लाइट को एज अ पार्टिकल डील करते हैं। लेकिन अगर हम लोग लाइट को किसी एक ऐसी जगह से पास करें जो कि जिसका जो डायमेंशन है वो लाइट की वेवलेंथ के लगभग बराबर डायमेंशन का हो, तब हम लोग कहेंगे जो लाइट है इस समय वेव की तरह बिहेव करेगी। और इस समय जैसे हम लोग स्लिट पढ़ते थे, है ना, वेव ऑप्टिक्स में स्लिट का जो डायमेंशन होता है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन होता है, जिसकी वजह से हमको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता था, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, वो वेव की तरह बिहेव कर रही है इस वजह से, क्योंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वेव की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या किसकी प्रॉपर्टी है, दिस इज पार्टिकल प्रॉपर्टी, ठीक है।
अब कैसे, जैसे एक बॉल लीजिए, बॉल को आप जमीन में मारिए, जमीन से बाउंस बैक होकर ऊपर आएगी, तो ये रिफ्लेक्ट हुई। तो बॉल एक पार्टिकल है, तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी, ठीक है। और रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को भी ऐसे समझ सकते हैं, किसी बॉल को पानी से भरे हुए टब में डालो, तो जिस वेलोसिटी से आप फेंक रहे होगे हवा में, उस वेलोसिटी से बॉल पानी के अंदर नहीं जाएगी, थोड़ी सी कम वेलोसिटी जाएगी, और यही तो रिफ्रैक्शन था, है ना। तो ये जो हमारी लाइट है वो दो तरीके से कैसे बिहेव करेगी और कब बिहेव करेगी हम लोग जान गए। कब बिहेव करेगी, एक बार जब डायमेंशन जो मतलब जैसे अगर लाइट को स्टडी कर रहे हैं, उसकी जो भी हम लोगों ने चीज ली है उसकी डायमेंशन अगर लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेबल ना हो, मतलब काफी ज्यादा हो उससे, तब ये पार्टिकल नेचर शो करेगी, और लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेबल होगी तो ये वेव नेचर शो करेगी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर की बात। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अगर हमको इस वीडियो को वन शॉट में कवर करना है तो हमको जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर की हमको वो डिस्कस करनी होगी, और इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में चल सकते हैं। तो ज्यादा हम लोग इसमें डीप में नहीं जाएंगे, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें हम लोग को नहीं जाना है। हम लोग को सिर्फ इसमें जाना है जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आती है इस चैप्टर में वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस चैप्टर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ और चीजें। मान लीजिए हमारे पास कोई एक मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल सरफेस। अब इस मेटल सरफेस में हमने क्या किया, रेडिएशन गिराया, ठीक है। रेडिएशन के अंदर कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। अब रेडिएशन गिराने से क्या होगा, यह आपको सोचना है क्या होगा। आप ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि क्या होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने क्या किया, एक मेटल लिया और उसको हीट करा। क्या करा, उसको हीट करा। एक और चीज करिए, हमने एक मेटल सरफेस लिया और उसमें हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में आप ये देखेंगे, आपको कुछ एक फिनोमेना देखने को मिलेगा। वो फिनोमेना क्या होगा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। जब हम लोग कोई रेडिएशन फॉल कराते हैं, पहले हम लोग ये नहीं देखते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी मेटल सरफेस पे, और उससे आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो अब इस प्रकार के इमिशन को क्या कहेंगे, ये हो गया इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। अब यहां पे जब हमने किसी मेटल सरफेस को हीट करा और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ठीक है, इस तरह की इमिशन को हम लोग कहेंगे थर्मियोनिक इमिशन, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे रेडिएशन गिरा, ठीक है, और रेडिएशन से क्या हुआ, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो इस प्रकार के इमिशन को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नाम क्यों पड़ा, देखिए बहुत सारी थ्योरीज आई, है ना, अलग अलग थ्योरीज आई, है ना। लिनार्ड की थ्योरी आई, उसके बाद कई सारी हर्ट्ज की थ्योरी आई, है ना, कई सारी थ्योरीज आई। उसके बाद उसको पूरी तरीके से जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया वो हमारे प्रोवाइड किया आइंस्टीन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, और उनको 1920 के अराउंड इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों पड़ा, देखिए प्लैंक साहब थे, तो प्लैंक साहब ने क्या कहा, ये जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ट्रेवल करती है ना, छोटे छोटे बंडल ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और ये जो छोटे छोटे बंडल ऑफ पैकेट को इन्होंने नाम क्या दिया, इन्होंने नाम दिया फोटोन, ठीक है। इससे पहले न्यूटन ने भी इसको नाम दिया था, उसको नाम दिया था कॉर्पस्कल्स, लेकिन उसके बाद प्लैंक ने एक नाम दिया जो कि चलता हुआ आ रहा है, फोटोन, ठीक है। तो फोटोन नाम का इन्होंने एक बताया कि छोटे छोटे बंडल होते हैं, जो लाइट जो होती है वो पूरे इन्हीं छोटे छोटे बंडल ऑफ एनर्जी से मिलकर बनी हुई होती है। अब इसी वर्ड से, फोटोन वर्ड से ये फोटो वर्ड चुराया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या, रेडिएशन मतलब लाइट गिर रही है, और लाइट क्या है, लाइट बनी है फोटोन से, तो ये जो फोटो वर्ड है ये फोटोन से आया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक,
ठीक है, कोई इफेक्ट देखने को मिलता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा यहाँ पे नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसकी जो बेसिक सी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और फोटोन के बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जैसा कि अभी हमने बताया, नाम से रिलेटेड, फोटोन के नाम से रिलेटेड प्लैंक ने थोड़ी सी रिसर्च करी थी, प्लैंक ने उसको नाम दिया। ठीक है, तो अब एक प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी में हम लोग फोटोन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अब फोटोन है, अब फोटोन से पूछा गया भैया फोटोन तुम्हारे पास कितनी एनर्जी है, तो फोटोन ने कहा मेरे पास जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी, है ना, उतना ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल, मतलब उतना ज्यादा उसका एनर्जेटिक फोटोन होगा। तो जब इन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो एक प्लैंक्स कांस्टेंट आया। ठीक है, क्योंकि भैया प्लैंक ने बहुत ज्यादा खोज करी थी इसके बारे में, तो ये आया प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है अराउंड 6.6 × 10⁻34 होती है। ठीक है, अब और यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट हो जाएगी जूल सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड। ठीक है, अब ये जो आई, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। मतलब एनर्जी ऑफ प्रोटॉन सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रही है। तो ये होती है एक फोटोन में एनर्जी। ठीक, अब अगली बात आती है, एनर्जी की बात तो हो गई, अब हम लोग बात कर लेते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये बेसिकली हम लोगों ने पहले पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करी है। इस वजह से यहाँ पे जो पार्टिकल वाले टर्म है जैसे कि एनर्जी, मोमेंटम, इन सब की बातें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मोमेंटम, अगर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम इसका डिफाइंड है P = E/c। ठीक है, तो इसका जो मोमेंटम डिफाइंड है वो क्या है, P = E/c। अब E की जगह हम लोग लिख सकते हैं hν और c। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, c/μ की जगह यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं h/λ। ठीक है, तो ये हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h/λ। ठीक है, जो कि हमको याद रखना। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। फोटोन बहुत ही अच्छी चीज है, इस चैप्टर में फोटोन की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को तो आपको बिल्कुल रट लेना है, इनके बारे में जो भी जानकारी है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन क्या होता है? सबसे पहले अगर फोटोन रुका हुआ है, ये फोटोन है और ये रुका हुआ है, इससे मास पूछा तुम्हारा मास क्या है, तो ये कहता है मेरा मास है 0। ठीक है, तो इस रुके हुए फोटोन का मास कितना है, 0। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग पूरा इसके इफेक्टिव मास की बात करें तो इफेक्टिव मास अगर हम लोग बात करें तो आइंस्टीन की इक्वेशन है E = mc²। तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल ले तो ये हो जाएगा E/c², या फिर E की जगह हम लोग रख सकते हैं hν/c², या फिर हम लोग रख सकते हैं h/λc। ठीक है, तो दिस इज द इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। ठीक है, जब फोटोन चल रहा होगा। ठीक है, अब बेसिकली अब ऐसे तो रेस्ट में तो 0 होता है, लेकिन इफेक्टिव मास इसका कुछ होता है। ठीक है, चल फिर रहा होता है तब। ठीक है, अब आगे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगली बात जो करने जा रहे हैं वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ
लाइट। अब देखिए लाइट की इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। लाइट की इंटेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको और क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, E अपॉन टी होता है पावर, पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, अब इसको और किसी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं क्या। अब हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा E इज इक्वल टू एच न्यू, तो इसकी जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं एच न्यू बाई 80 लिख सकते हैं, एच न्यू बाई 80। अब एक चीज सोचिए, लाइट में एक फोटोन तो होता नहीं है कि एच न्यू खाली एनर्जी हो। लाइट में होते हैं बहुत सारे फोटोन, मान लें n फोटोन है, n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब यहाँ पे ये जो n बाई टी है इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, इसको स्मॉल n से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, एन एच न्यू बाई ए। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया जिसको हमको याद रखना है, बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको और इसको कंपेयर करें तो P बाई ए इज इक्वल टू एन एच न्यू बाई ए, तो A से A को कैंसिल कर दिया, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड अगर निकालना है तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू पी अपॉन एच न्यू। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। ठीक है, अब आप चाहो तो न्यू की जगह लिख सकते हो c अपॉन लेमडा। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हो। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। ये भी कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछता है, फॉर्मूला याद होगा तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। एक अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है फोटोन के बारे में जिसे हम लोग कहते हैं रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन प्रेशर एंड रेडिएशन फोर्स, दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर एंड रेडिएशन फोर्स, एंड रेडिएशन फोर्स। अब ये जो रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स, फोर्स और प्रेशर के बारे में तो हम जानते ही हैं। अब रेडिएशन प्रेशर और रेडिएशन फोर्स क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, जो रेडिएशन प्रेशर लगाएगा वो रेडिएशन प्रेशर, इतना आसान नहीं लगना। चलिए, यहाँ पे हम लोग दो केस पढ़ेंगे, केस 1 और केस 2। हाँ, दो केस पढ़ लिया ना, दो केस। ठीक, अब इन दोनों केसेस में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला केस लेंगे सरफेस को परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग ले लेंगे, रिफ्लेक्टिंग ले लेंगे, और दूसरे केस में सरफेस को परफेक्टली एब्जॉर्बिंग ले लेंगे। ठीक है, दो केस हम लोगों ने बना लिए। ठीक है, अब दोनों केसेस में कैसे कैसे हमको पढ़ना है। अब अगर हम लोग पहले केस की बात करें, पहले केस की बात करेंगे, अगर सरफेस पूरी तरीके से रिफ्लेक्टिंग है तो उसमें क्या होने वाला है, तो पहले केस में क्या होने वाला है, देखिए पहले केस में क्या होने वाला है। पहले केस में ये होगा कि ये सरफेस है, इसमें रेडिएशन गिरा, रेडिएशन गिरने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर गया, पूरा जितना रेडिएशन गिरा उतना पूरा रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर गया, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो ये पूरा का पूरा रेडिएशन इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। अगर हम आपसे पूछें मोमेंटम ऑफ रेडिएशन बिफोर फॉलिंग, बिफोर रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, तो बिफोर रिफ्लेक्शन कितना होगा, मोमेंटम ऑफ रेडिएशन बिफोर रिफ्लेक्शन, ये हम लोग जानते हैं सीधे सीधे
NH बाई लेमडा होगा, P इनिशियल। अगर हम लोग आफ्टर रिफ्लेक्शन की बात करें, मोमेंटम ऑफ रेडिएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो जिस मोमेंटम से आएगी उसी मोमेंटम से वापस जाएगी, तो P फाइनल जो होगा वो होगा माइनस का NH बाई लेमडा। अब अगर हम लोग नेट चेंज इन मोमेंटम निकालें तो ये हो जाएगा, साफ साफ आपको दिख रहा होगा, 2NH बाई लेमडा। अब अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो फोर्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 2NH बाई लेमडा T, दिस इज द फोर्स, है ना, 2NH लेमडा एंड 2NH डिवाइड बाई लेमडा इनटू T। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, N बाई T जो होता है वो क्या होगा, स्मॉल n हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने स्मॉल n की एक वैल्यू निकाली थी पीछे, ठीक है, आपको याद हो तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे जो स्मॉल n की वैल्यू आई थी वो आई थी स्मॉल n इक्वल टू P लेमडा बाई HC, ठीक है, स्मॉल n इज इक्वल टू P लेमडा बाई HC। अब यहाँ पे अगर हम लोग रख दें तो 2 इंटू P लेमडा बाई HC इंटू लेमडा T इंटू H, ठीक है, ये हो गया P लेमडा बाई HC इंटू लेमडा T। अब ये वाले लेमडा से ये वाला लेमडा कैंसिल हो गया, ये वाले H से ये वाला H कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सीधे सीधे जो आया वो आया हमारे पास 2P, इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे देख लेते हैं, इधर इसको लिख देते हैं F इज इक्वल टू 2P बाई C इंटू T, ठीक है, 2P बाई C इंटू T। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, सॉरी T तो पहले ही चला गया था, ये वाला T तो चला ही गया होगा, सॉरी ये वाला T तो जब हम लोगों ने कैपिटल N बाई T लिखा था, C को तो स्मॉल n लिखा था, तो ये वाला T तो चला गया। तो इसका मतलब जो फोर्स आ गई इसी को हम लोग कहते हैं रेडिएशन फोर्स, ये आई कितनी 2P बाई C। ये था परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वाले कंडीशन के लिए। अब अगर सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग ना होगे, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होगा, तब क्या होगा, देखिए, ठीक है, परफेक्टली क्या करेंगे, अब की बार एब्जॉर्बिंग कर देंगे, ठीक है। अब की बार सरफेस कैसा है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो पूरा का पूरा जो रेडिएशन होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम जो हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो डेल्टा P की वैल्यू सीधे सीधे हो जाएगी NH बाई लेमडा, पिछले केस में 2NH बाई लेमडा थी, तो सीधे सीधे जो यहाँ पर रेडिएशन प्रेशर निकलेगा वो उसका आधा होगा, तो ये हो जाएगा P बाई C, ठीक है। तो इसमें जो रेडिएशन प्रेशर होगा वो उसका आधा होगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहें तो इंटेंसिटी की फॉर्म में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो प्रेशर, ये तो फोर्स की बात हो गई। अब अगर हम लोग प्रेशर की, रेडिएशन प्रेशर की बात करें, रेडिएशन प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे जो पिछले केस में कितनी फोर्स आई थी, 2P बाई C और A। अब P बाई A को इंटेंसिटी लिख सकते हो, 2 बाई C इंटू I, दिस इज द रेडिएशन प्रेशर फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग का कितना हो जाएगा, 2 हट जाएगा यहाँ से, I बाई C हो जाएगा सीधे सीधे। ये किसके लिए हो जाएगा, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप मुंह जवानी रट लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।